हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स हाइव डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू एमएस साइकोलॉजी एमपीसी 002 के फोर्थ ब्लॉक पर हम हैं और आज यूनिट 2 को बिगिन करेंगे एंड भी करेंगे क्योंकि ये जो यूनिट है छोटी है काफी। वैसे कॉग्निटिव चेंजेस की बात इसमें होगी अर्ली अडल्टहुड, मिडिल एज और ओल्ड एज के बारे में। 3 डेवलपमेंटल फेजेस को एक साथ लिया गया है इस पूरे ब्लॉक में और जिस भी टाइप के चेंज की हम बात करेंगे तीनों के लिए करेंगे। जैसे यूनिट 1 में भी आपने देखा था, हमने फिजिकल चेंजेस अंडरस्टैंड किए थे फॉर अर्ली अडल्टहुड, मिडिल एज एंड ओल्ड एज। तो आज हम कॉग्निटिव चेंजेस अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, तो चलिए बिना किसी डिले के क्विकली वीडियो को बिगिन करते हैं और आज इन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। हेडिंग में भी वही मेंशन है और वो सारी चीजें हैं। तो इंट्रोडक्शन को आपको रीड करना है, इसके बाद अर्ली अडल्टहुड क्या होता है यहाँ से चलिए हम शुरुआत कर लेते हैं। मैं अपना पेन स्टार्ट करती हूँ। यंग अडल्टहुड कौन सा टाइम होता है, तीनों के बारे में इंट्रोडक्ट किया था हमने, इंट्रोडक्शन में बात की थी, तो आज थोड़ा फास्ट ही चल पाएंगे। Young adulthood is a time when most of us finish school, find a career we enjoy, and create a family of our own. Physically, it's a time where we are our healthiest and will reach our peak performance. Cognitively, it is the time to grow up and make life decisions. Socio-emotionally, it is a time to take on roles of independence, lifestyle, marriages, and family. एरिक एरिक्सन ये कहते हैं कि देर आर 8 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। दिस इज अ टाइम ऑफ इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। या तो कोई भी पर्सन बहुत इंटीमेट रिलेशनशिप्स में चला जाता है या फिर बहुत ज्यादा आइसोलेटेड हो जाता है। अकॉर्डिंग टू द लिटरेचर, मेनी एरियाज ऑफ डेवलपमेंट आर पैरामाउंट ड्यूरिंग अर्ली अडल्टहुड। जो कॉग्निटिव स्टेजेस होती हैं अर्ली अडल्टहुड में, दे कैन बी डिस्कस्ड एज अ पीरियड ऑफ रियलिस्टिक एंड प्रैग्मेटिक थिंकिंग। इन सब के बारे में आगे बात होगी डिटेल में, इस थिंकिंग के टाइप के बारे में। प्याजे कहते हैं, ही थॉट दैट यंग अडल्ट्स वर quantitatively advanced in their thinking, they have more knowledge, however they are qualitatively similar. अडल्ट्स की बात की जाए जो 35 से 60 के बीच में आते हैं तो अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस देखते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में बात कर ही चुके हैं कि हेल्थ रिलेटेड क्या क्या चीजें होती हैं। करियर, फाइनेंस, मैरिज, लेजर एक्टिविटीज में वो इन्वॉल्व रहते हैं। मिड लाइफ वो टाइम होता है जब वो ये सोचने लगते हैं कि अब हमारे जीवन में कितना टाइम बचा है। ऐसे टाइम भी आ जाते हैं, मिडल तक आते आते ऐसे सोच के साथ जीने लगते हैं। इंडिविजुअल्स बिगिन टू री एग्जामिन देयर लाइव्स, अपनी रिलेशनशिप सोचते हैं क्या कमियां हमने लाइफ में पहले की, किस तरह से हम चीजों को बेहतर कर सकते थे, और इन सब के बारे में सोचने लगते हैं। मिडिल अडल्टहुड एक ऐसा पीरियड होता है जहां पर इंडिविजुअल चेंजेस इन देयर कॉग्निटिव फंक्शनिंग, सोचने समझने का तरीका बदलता है। इस तरीके की थिंकिंग क्रिस्टलाइज्ड एंड फ्लूइड इंटेलिजेंस या टाइप ऑफ थिंकिंग जो होती है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, मेमोरी, इन सब के बारे में, ये सब जो है वो एक्टिवली पर्सन के लाइफ में वर्क करने लगते हैं एज एन पार्ट ऑफ इंटेलिजेंस। क्या होते हैं क्रिस्टलाइज और फ्लूइड इंटेलिजेंस, इसी वीडियो में आगे बताऊंगी मैं आपको अभी। While the adult years are generally a time of vitality and good health, there are health concerns also. हेल्थ के बारे में तो बात आपने पढ़ी है, फिजिकल, मेंटल, जो भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होते हैं वो होते हैं। मिडिल अडल्ट्स में जो होते हैं काफी नोटिसेबल चेंज देख सकते हैं हम उनके करियर में। और एक चीज समझिएगा कि जो कुछ भी इंसान सोचता है किसी भी एज में, उसी तरीके का बिहेवियर वो रिफ्लेक्ट करता है। तो जो भी वो लाइफ में चेंजेस उसके आ रहे हैं, दे आर बेस्ड ऑन देयर डिसीजंस, और वो डिसीजंस कहाँ से हुए हैं, यहाँ से हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि कॉग्निटिव एक्टिविटीज को अंडरस्टैंड किया जा सकता है किसी की भी चीजों को देखकर। उसके बाद कई साइकोलॉजिस्ट ने क्रिस्टलाइज और फ्लूइड इंटेलिजेंस के बारे में बात करी है। क्या होते हैं, जब तक समझेंगे नहीं तब तक ये सारी बातें आपके लिए इरेलेवेंट हो जाएंगी। तो इसको डू गिव वर्ड रीडिंग, क्विकली रीडिंग आप करेंगे कि अर्ली अडल्टहुड के बारे में क्या हम ऑलरेडी जानते हैं कि एक ऐसी स्टेज है लाइफ की जो 20 से 40 ईयर्स ओल्ड होती है, टिपिकली वाइब्रेंट होती है, एक्टिव, हेल्दी होती है। वही सब बातें हैं। एक जनरल बात तो अडल्टहुड के बारे में बदल नहीं जाएगी, वो तो सेम ही रहेगी, इसलिए मैंने कहा था यूनिट 1 में हम इसको कवर करते चल रहे हैं। आ जाते हैं कॉग्निटिव चेंजेस पर। यहाँ से डिफरेंट टाइप ऑफ थिंकिंग के बारे में पहले बात करेंगे और स्टेजेस के बारे में बात करेंगे जो उस पर्टिकुलर टाइम पे हमें फील होती है। द कॉग्निटिव स्टेजेस ड्यूरिंग द अर्ली चाइल्डहुड कैन बी डिस्कस्ड एज अ पीरियड ऑफ रियलिस्टिक एंड प्रैग्मेटिक थिंकिंग, रिफ्लेक्टिव एंड रिलेटिविस्टिक थिंकिंग। प्याजे कहते हैं, ही थॉट दैट यंग अडल्ट्स वर क्वांटिटेटिवली एडवांस्ड इन देयर थिंकिंग, दे हैव मोर नॉलेज, हाउएवर दे आर क्वालिटेटिवली सिमिलर। ही आल्सो बिलीव दैट अडल्ट्स इंक्रीज देयर नॉलेज इन अ स्पेसिफिक एरिया। प्याजे ये कहते हैं कि जो यंग अडल्ट्स होते हैं, अपनी अडल्टहुड की बिगनिंग का फेज जब होता है तो उनके पास काफी नॉलेज होती है और उनके थिंकिंग का पैटर्न भी सिमिलर होता है। बट जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं लाइफ में, कुछ ना कुछ स्पेसिफिक एक्वायर करते हैं। पहले समझते हैं कि रियलिस्टिक और प्रैग्मेटिक थिंकिंग क्या होती है। रियलिस्टिक थिंकिंग का मतलब होता है लुकिंग एट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ अ सिचुएशन। कोई भी चीज के जब हम पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल सब एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं तो वो रियलिस्टिक थिंकिंग कहलाती है। कितना रियलिस्टिकली हम किसी चीज को सोच रहे हैं, तभी हम सही डिसीजन पे भी पहुंच पाते हैं कोई भी कंक्लूजन निकालने से पहले। रियलिस्टिक थिंकिंग मीन्स लुकिंग एट योरसेल्फ, अदर्स एंड द वर्ल्ड इन अ बैलेंस्ड एंड फेयर वे।
जब हम रैशनलाइज करके सोच पाते हैं, रियलिस्टिक थिंकिंग को रैशनलाइज्ड थिंकिंग भी कह सकते हैं, तब हम कहते हैं कि वो रियलिस्टिक थिंकिंग है. Some experts argue that the idealism of Piaget's formal operational stage declines in young adulthood, replaced by more realistic pragmatic thinking. जब कोई भी पर्सन इस स्टेज में आता है तो वो फॉर्मल ऑपरेशनल की जो स्टेज थी वो हट जाती है और काफी रियलिस्टिक प्रैग्मेटिक थिंकिंग हो जाती है. अकॉर्डिंग टू के वार्नर, adults progress beyond adolescents only in their use of intellect. We typically switch from actually acquiring knowledge to applying that knowledge in our everyday life. हम जो भी नॉलेज एक्वायर करते हैं मार्क्स लाने के लिए करने लगते हैं ना, उनको लाइफ में सीखें और चीजों को इम्प्लीमेंट कर पाएं, तब तो वो नॉलेज है, अदरवाइज वो केवल एक मार्कशीट है हमारे लिए. To support his theory of development, he included the following two stages to describe the cognitive changes in adult. सबसे पहली स्टेज है अचीविंग स्टेज, दूसरी है रिस्पॉन्सिबिलिटी की स्टेज. अचीविंग स्टेज में क्या होता है? Involves applying one's intelligence to situations that have profound consequences on achieving long-term goals, such as those involving careers. जब अचीविंग स्टेज वो कहलाती है जब इंटेलिजेंस तो है, नॉलेज तो है, लेकिन उसका एप्लीकेशन जब हम लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए करते हैं. This stage of development includes mastering the cognitive skills needed to monitor one's own behavior. ऐसे सभी ये स्टेज के अंदर ऐसे सभी बिहेवियर्स को या ऐसे कॉग्निटिव स्किल्स को एक्वायर किया जाता है जिससे हम अपने ही बिहेवियर को कंट्रोल कर पाएं. यंग अडल्ट इन दिस स्टेज विल आल्सो एक्वायर अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ इंडिपेंडेंस. रिस्पॉन्सिबिलिटी की स्टेज क्या होती है? द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट बिगिंस इन अर्ली अडल्टहुड एंड एक्सटेंड्स इनटू मिडिल अडल्टहुड. This is the time when a family is established and attention is given to the needs of a spouse and children. Young adults incur social responsibility, deal with starting a career and must take on some level of responsibility for others at work and in the community. तो खैर मैंने रीडिंग कर डाली केवल, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी की स्टेज वो है जब इस चीज की भी समझ होना कि जो हम जानते हैं, जो चीजें हमारी लाइफ में है वो दूसरों के लिए किस तरह से काम आ सकती हैं, हम उन चीजों की वजह से कितने रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन सकते हैं, दूसरे की लाइफ में कोई चेंज ला सकते हैं. अब दूसरे की लाइफ का मतलब पूरी दुनिया को बदलना नहीं है, वो लोग जो हमारे आसपास रहते हैं, हमें हमारे अंदर अगर कोई नॉलेज है, हम उससे किसी करियर के बारे में सोच रहे हैं, तो क्या वो करियर इतना फ्रूटफुल होगा कि वो हमारी ग्रोथ के लिए और हमारी फैमिली के लिए ग्रोथ के लिए इनफ रहे? ये सब बातें, मतलब समझदारी वाली जो बात होती है वो इस स्टेज में देखने को मिलती है. अब रिफ्लेक्टिव एंड रिलेटिविस्टिक थिंकिंग की बात करेंगे. William Perry said that the adolescents often engage in dualistic absolute thinking. Absolute होता है भाई. Dualistic absolute thinking, whereas adults are more likely to engage in reflective relativistic thinking. Dualistic thinking का मतलब होता है कि describe an adolescent's view of the world. Everything is seen in the polar terms or opposites. Examples for this are right, wrong, good, bad. मतलब किसी चीज के दो साइड जब होंगे तो वो क्या बन जाएगी? ड्युअलिस्टिक हो जाएगी थिंकिंग. As youth mature, dualistic thinking is replaced by multiple thinking. जब जैसे जैसे adolescents बड़े होते हैं, आगे उम्र बढ़ती है, जो हमारे adulthood है वो भी आगे की तरफ को बढ़ने लगता है, तो वो ये समझने की कोशिश करते हैं कि केवल ओपिनियन गुड और बैड नहीं होता, बहुत सी चीजें हो सकती हैं. गुड के भी और डायमेंशंस हो सकते हैं, बैड के भी और डायमेंशंस हो सकते हैं, गुड बैड का मिक्सचर भी हो सकता है, बैड गुड का रेशियो भी कम ज्यादा हो सकता है. ये सब समझ में आता है जब डाइवर्सिटी समझ में आती है ओपिनियंस की. ओके. Young adults begin to create their own style of thinking and believe that others are entitled to the opinion they hold and that one opinion is good as anyone else's. सभी के ओपिनियन ठीक है, किसी के भी ओपिनियन को सही या गलत कहने की उनके अंदर जो डिजायर है वो एकदम से चेंज होने लगती है. इसकी वजह से दूसरे टाइप की थिंकिंग डेवलप होती है जिसे हम रिलेटिव सबऑर्डिनेट थिंकिंग कहते हैं. Here personal opinions begin to be challenged by others and a logical evaluation of knowledge is actively pursued. अब क्या होता है, जो भी बात कोई कह रहा है उसका लॉजिकल इवैल्यूएशन होने लगता है, भले ही वो बात हमसे ऑपोजिट है. हम जो सोच रहे हैं उस बात से वो 100% बात ऑपोजिट है, लेकिन हमारा माइंड उसका भी लॉजिकल इवैल्यूएशन करने लगेगा कि ये बात किस तरीके से सही हो सकती है या गलत हो सकती है. This leads to the final form of thinking, which is full relativism. In this stage of thinking, young adults completely understand that truth is relative and knowledge is constructed and not given, contextual and not absolute. तब जाके वो समझ पाते हैं कि नॉलेज बिल्ड होती है एक्सपीरियंसेस से, लर्निंग से, बहुत सारी चीजों से, और वो एक फिक्स नहीं है कि किसी ने कुछ कहा है तो वो वैसी है और उतनी ही रहेगी. ओके.
उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पास्ट फॉर्मल थॉट इज क्वांटिटेटिवली डिफरेंट देन पियाजे's फॉर्मल ऑपरेशनल थॉट। इट इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग दैट द करेक्ट आंसर टू अ प्रॉब्लम रिक्वायर्स रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए रिफ्लेक्टिव थिंकिंग की जरूरत है, और किसी भी प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो सब्जेक्टिव भी हो सकता है, वो एक लिमिटेड नहीं है कि हमने ऐसा सोचा तो ऐसा ही होगा। तो इस तरीके से थिंकिंग के पैटर्न में डिफरेंसेस आते हैं ओवर टाइम। फिर हम आ जाते हैं मिडिल अडल्टहुड की तरफ। मिडिल अडल्टहुड का जो एज होती है, दिस इज अ पीरियड ऑफ एज बियॉन्ड यंग अडल्टहुड बट बिफोर द ऑनसेट ऑफ ओल्ड एज। मिडिल अडल्टहुड में बहुत आगे तक इंसान आ जाता है, बहुत समझदारी आ जाती है, और यहाँ पर भी जो थिंकिंग का पैटर्न है वो काफी इंक्रीज होता है, बहुत ही ज्यादा बदलता है। Various attempts have been made to define this age, which is around the third quarter of the average lifespan of human being. इस मिडिल अडल्टहुड तक आते आते इंसान बहुत बड़ा जीवन जी चुका होता है, अपने एक्सपीरियंसेस के ही बेसिस पर वो इतने सारे थॉट्स डेवलप कर चुका होता है जो कहीं ना कहीं उसके अंदर डीप रूटेड भी हो जाते हैं। मतलब उसको थॉट को अगर चेंज भी करने की कोई कोशिश करे तो वहां पे होना थोड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, अब मिडिल अडल्टहुड में होता क्या क्या है, वैसे तो आप पढ़ चुके हैं प्रीवियस, पर कॉग्निटिव लेवल पर क्विकली समझ लेते हैं कि 20-30s का जो पीरियड होता है उसके बाद इंसान 40-50s की तरफ जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं, जैसे कॉम्पिटेंस, मेच्योरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेबिलिटी। यहाँ पे पर्सन बहुत स्टेबल हो जाता है, प्रीवियस वीडियो में समझाया था मैंने, और वो अपनी सक्सेस के जॉब के सक्सेस को, सेटिस्फेक्शन को एंजॉय करना चाहता है। यहाँ पे वो ठहरना चाहता है, दौड़ में नहीं होता कि मुझे चीजों को बदलना है, मेरी लाइफ में चेंजेस आने चाहिए। आगे बढ़ते बढ़ते वो अपने हेल्थ को लेकर फोकस हो सकता है, और बच्चों को लेके, पेरेंट्स भी एजिंग पेरेंट्स होते हैं, अपनी लेजर टाइम को लेके और अपने ओल्ड एज के प्लान्स को लेके उसका फोकस होने लगता है। मतलब दे लुक फॉरवर्ड बट इन अ डिफरेंट वे, आगे बढ़ने की चीजों के लिए वो सोचते हैं। अब मिडिल एज में आते आते क्योंकि स्किन की इलास्टिसिटी भी होने लगती है, इलास्टिक मतलब ज्यादा लूज होने लगती है, उसके बाद बॉडी का वेट, बालों का ग्रे होना, फिजिकल चेंजेस जो जो भी होते हैं वो सब आने लगते हैं। कुछ डिसीजेस भी किसी को हो सकते हैं, डिसऑर्डर से भी पर्सन सफर कर सकता है, स्ट्रेंथ फ्लेक्सिबिलिटी भी डिक्रीज होने लगती है। तो मिड लाइफ में एक बहुत ज्यादा हम कहें कि बहुत प्रोडक्टिव नहीं बन पाता वो, पर वो चाहता है कि वो बेस्ट परफॉर्म अपना कर सके। तो इस तरीके से मिडिल एज में बहुत सारी चीजें आती हैं। और थिंकिंग के लेवल पे बात करें तो उसके जो थॉट्स होते हैं वो काफी ज्यादा स्टैग्नेंट हो जाते हैं, डीप रूटेड थॉट होते हैं। अभी ये मानता है इंसान की दूसरे के थॉट्स को जो है वो मैं किस तरीके से देख सकता हूँ, पर इन पर्टिकुलर समझते हैं कि कॉग्निटिव चेंजेस होते कैसे कैसे हैं यहाँ पे। इट इज अ पीरियड इन विच एन इंडिविजुअल चेंजेस इन देयर कॉग्निटिव फंक्शनिंग एज कंसर्न टू देयर इंटेलिजेंस क्रिस्टलाइज एंड फ्लूइड। अभी मैंने आपसे कहा था इसके बारे में बात होगी यहाँ पे आगे चल के। इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड मेमोरी, एक्सपर्टीज, करियर, वर्क एंड लेजर, रिलीजन, हेल्थ एंड कोपिंग, बहुत सारी चीजों को लेके पर्सन यहाँ पे सोचने लगता है। इंटेलिजेंस की बात करें तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज मल्टी डायरेक्शनल, इट गेन्स इन सम एरिया एंड लूजेस इन अदर्स। क्रॉस सेक्शनल मेजर्स ऑफ इंटेलिजेंस शोज डिक्रीज विद एज। देखिए एक बार समझिएगा कि जो भी इंटेलिजेंस के मेजर्स किए गए हैं उसमें ये पता चलता है कि इस एज में आते आते इंटेलिजेंस में डिक्रीज भी होने लगता है। देयर मे बी कोहेरेंट इफेक्ट ऑफ बेटर और मोर स्कूलिंग। लॉन्गिट्यूडनल मेजर शो इंक्रीज at least until the age of 50s. It may be inflated due to practice effects and attrition. अब देखिए होता क्या है कि जिन चीजों को इंसान बहुत ज्यादा यूज में लाता नहीं है, उसका रिहर्सल चीजों का नहीं होता है, उस लेवल पर उसका इंटेलिजेंस धीरे धीरे कम होने लगता है। हम जब लाइफ में आगे बढ़ रहे होते हैं, जिन चीजों की हमें जरूरत होती है उन्हीं चीजों को रखते हैं, तो सब कुछ नहीं स्टोर करके रख सकते, तो मेमोरी वगैरह का डिके भी होने लगता है, और बहुत हद तक इंटेलिजेंस जो है वो लूज होने लगता है। अब फ्लूइड इंटेलिजेंस refers to our ability to see relationship, use abstract reasoning and analyze information, and crystallized intelligence refers to our ability to use knowledge, experience, vocab and verbal memory. अब फ्लूइड इंटेलिजेंस और क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस का यहाँ पे जिक्र हो रहा है। देखिए फ्लूइड इंटेलिजेंस और क्रिस्टलाइज को समझने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि क्रिस्टल क्या होता है। जब हम क्रिस्टल की बात करते हैं तो कोई ऐसी चीज जो एक साथ जुड़ी हुई है, बंधी हुई है, और जब फ्लूइड की बात करते हैं तो फ्लूइड कोई ऐसी चीज है जो मोशन में है, मूवमेंट में है। ऐसे ही समझा सकती हूँ मैं आपको, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। फ्लूइड इंटेलिजेंस वो होगा जिसमें हम प्रोसेसेस को अंडरस्टैंड करेंगे, जैसे कि हमारी एबिलिटी टू सी रिलेशनशिप, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग को यूज करना, या किसी भी इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना, मतलब एक प्रोसेस में चीजों को लेके आना, वो फ्लूइड इंटेलिजेंस में होगा। क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस रेफर्स टू एबिलिटी टू यूज नॉलेज, एक्सपीरियंस, वोकैब एंड वर्बल मेमोरी। वो चीजें जो हमारे अंदर स्टोर्ड हैं उनका यूज करना। समझ रहे हैं, प्रोसेसिंग तो एक तरीके से दोनों में होगी, लेकिन फ्लूइड इंटेलिजेंस में हम प्रोसेसिंग उस तरीके से देखते हैं, वो इंटेलिजेंस ही वो है जब हम उस प्रोसेस में लगे हुए हैं। लेकिन क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस में जो चीजें हमारे अंदर इकट्ठी हो गई हैं, हमने इकट्ठी कर ली, जैसे क्रिस्टल को जोड़ जोड़ के आप एक बड़ा क्रिस्टल बना सकते हैं, उसी तरीके से क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस होता है। एज के साथ साथ फ्लूइड और क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस में डिफरेंसेस आते हैं। फ्लूइड इंटेलिजेंस डिक्लाइंस विद एज, बट क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस कंटिन्यूज टू ग्रो एज वी लर्न मोर ड्यूरिंग मिडिल एज।
देखिए फ्लूइड इंटेलिजेंस जो है वो एक फ्लेक्सिबल रीजनिंग है एंड इज मेड अप ऑफ द बेसिक मेंटल एबिलिटी सच एज इंडक्टिव रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एंड स्पीड ऑफ थिंकिंग रिक्वायर्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट। इसको क्या होता है कि ये जैसे जैसे हम एज में आगे बढ़ते जाते हैं, जो चीजें सीखते जाते हैं, जो चीजें करते जाते हैं, वो करते जाते हैं, बाकी चीजें पीछे छूटती जाती हैं। तो जो चीजें छूटती जाती हैं उनका डिक्लाइन होना तय बात है। लेकिन क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस में क्या होता है कि जो कुछ भी हमने एक्वायर किया है, जो हमारे अंदर ऐसा स्ट्रांगली इनबिल्ट है, जो टाइम टू टाइम हम जरूरत के टाइम पर यूज करते रहते हैं, मतलब उसकी प्रोसेसिंग होती रहती है, वो चीजें हमारे अंदर स्टेबल रहती हैं। फ्लूइड इंटेलिजेंस peaks during the early adulthood and then declines ability to apply mental powers to new problem, right? जैसे जैसे चीजें बदलती हैं इसमें हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस इज द वर्बल रीजनिंग दैट होल्ड्स अक्रॉस द लाइफ स्पैन विच रिफ्लेक्ट्स accumulated नॉलेज एंड vocab। जो कुछ भी हमने अब तक इकट्ठा किया है साथ ही साथ उसका यूजेज भी हो रहा है, वरना अदरवाइज वो फॉरगेटिंग में चला जाएगा। तो उस तरीके से इसका यहाँ पे यूज होता है। Crystallized intelligence improves through middle age and on. The ability to remember and use information acquired over a lifetime is increased and also depends on education and culture। किस कल्चर को बिलोंग करता है, कैसी एजुकेशन है, इस पर भी डिपेंड करेगा, वरना हर कोई भी चीजों को स्टोर नहीं कर पाता है। तो क्रिस्टलाइज्ड और फ्लूइड इंटेलिजेंस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है मिडिल में। यहाँ पे इस तरीके का इंटेलिजेंस देखने को मिलता है। ओके, फ्लूइड इंटेलिजेंस डिक्लाइंस ड्यूरिंग अडल्टहुड ऑल्दो दिस डिक्लाइन इज टेम्परेली मास्क्ड बाय एन इंक्रीज इन क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। वही बात है, रिपीटेड है। आगे आते हैं और बात करते हैं। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग प्रपोज दैट इंटेलिजेंस इज कंपोज्ड ऑफ 3 डिस्टिंक्ट पार्ट। ये आप जो पढ़ रहे हैं अब यहाँ से, एनालिटिकल, क्रिएटिव और एक्सपेरिएंशियल, ये हम 3 चीजें जो भी पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे हम रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की इंटेलिजेंस की थ्योरी। अगर आप अलग से पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं जरूर मेंशन करूंगी, आप पढ़िएगा कि रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने कहा था कि जो इंटेलिजेंस होता है, ट्रायर्किक थ्योरी है, ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इसे कहते हैं। मतलब इंटेलिजेंस के 3 टाइप उन्होंने बताए हैं और तीनों टाइप के डिफरेंट नेम दिए हैं, और वो कहते हैं कि वो 3 टाइप के इंटेलिजेंस होते हैं जो किसी भी पर्सन के लिए जरूरी हैं। यहाँ पे डिफरेंट मेंटल प्रोसेसेस होते हैं। एनालिटिकल इंटेलिजेंस सबसे पहले जिसको वो कहते हैं, जिसको हम कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। एनालिटिकल इंटेलिजेंस तब होता है जब पर्सन चीजों को बहुत एनालाइज कर पाता है, डिफिकल्ट सिचुएशंस को हैंडल कर पाता है। इसमें ऐसे मेंटल प्रोसेसेस यूज होते हैं जिसके लिए हमें ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज की जरूरत होती है। अगर आपको किसी केस को सॉल्व करना है तो पहले उस केस से रिलेटेड चीजों के बारे में पता होना चाहिए। जब तक नॉलेज नहीं होगी, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स एनालिटिकल इंटेलिजेंस के अंदर आते हैं। फिर दूसरा है क्रिएटिव इंटेलिजेंस। क्रिएटिव इंटेलिजेंस में हमें ऐसी चीजों की जरूरत होती है जो हमारे पास एक्सपीरियंस की फॉर्म में भी हो। मतलब क्रिएटिविटी तब बेटर हो जाती है जब हमारे पास उसका पहले से एक्सपीरियंस भी हो। तो ऐसे केस में क्रिएटिविटी के इंटेलिजेंस को भी उन्होंने ऐड किया है, अलग से बताया है कि दूसरी डायमेंशन होती है इंटेलिजेंस की, जिसे क्रिएटिव इंटेलिजेंस कहा जाता है। ये काफी फ्लेक्सिबल होता है, नई सिचुएशन के साथ डील करने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ती है। इसी बीच में आपको ले चलती हूँ एक वीडियो की तरफ, जो कि रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की थ्योरी है, ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है। ये वीडियो मैं आपको इसका लिंक शेयर करूंगी, इसे जरूर देखिएगा। इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरीके से एनालिटिकल इंटेलिजेंस, जिसका दूसरा नाम कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस है, और आप समझ पाएंगे। बहुत ही डिटेल्ड वीडियो है ये पूरी। बहुत अच्छी सीरीज है जिसमें मैंने बहुत टाइप के पूरे इंटेलिजेंस की डिफरेंट थ्योरीज को एक्सप्लेन किया है आपको। लाइव वीडियोस थे ये, और इसके अलावा और भी है वीडियोस, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। यहाँ पर भी पहले से प्रीवियसली एक्सप्लेन किया हुआ है इनमें, और बहुत अच्छे से यहाँ पे समझाया हुआ है। तो सारी चीजों को आप अच्छे से समझ सकते हैं। बहुत सारे वीडियोस हैं इंटेलिजेंस के ऊपर, तो पूरी सीरीज बनी हुई है, वहां से भी आप इसको समझ सकते हैं और अच्छे से। फिलहाल मैं आ जाती हूँ वापस, यहाँ पे स्टॉप कर देती हूँ। हाँ, तो हम बात कर रहे थे क्रिएटिविटी की, कि क्रिएटिविटी को भी उन्होंने इंटेलिजेंस का एक टाइप बताया कि किस तरीके से पर्सन जब बहुत ज्यादा इस एज में आके ज्यादा अच्छे तरीके से यूज कर पाता है। और तीसरा है हमारे पास प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। प्रैक्टिकल का मतलब होता है कि इंटेलिजेंस तो आपके पास है, बट डेली लाइफ में, जिसको कहते हैं स्ट्रीट स्मार्ट होना, डेली लाइफ में आप कैसे उस प्रैक्टिकली इंटेलिजेंस को यूज कर सकते हैं, तब हम उसको प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस कहते हैं। ये सब रीडिंग आप करिएगा। बल्कि मैं आपसे ये जरूर कहूंगी कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर तो है ही, मैं जिस दिन भी ये वीडियो शेयर होगा, लिंक आउट होगा, उस दिन मैं इसका पीडीएफ आपको जरूर शेयर करने वाली हूँ, इस वाले पार्ट का। इस वाले ये जो है ना, ये आपके काम आएगा। मैं चाहूंगी कि आप लोग इस पूरे पीडीएफ की हेल्प से अच्छे से पढ़ पाएं। अभी शायद स्क्रीन जो है, हमारा कैमरा जिस तरह से सेटअप रहता है, उस हिसाब से शायद पूरी स्क्रीन पर आपको नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब मैं आपको ये पीडीएफ दूंगी तो आप समझ पाएंगे कि कितना सिंपल लैंग्वेज में हमने ये बनाया हुआ है। ओके, तब आप इसको जरूर देखिएगा, तो आपके काम आएगा। चलिए मैं आ जाती हूँ वापस। तो ये सब हमने बात कर ली प्रैक्टिकल में। अब हम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग और मेमोरी की बात कर लेते हैं कि किस तरह से इस एज पे आके इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर पाता है इंसान, कितनी उसकी मेंटल स्ट्रेंथ होती है।
कितना अच्छे से किसी भी इंफॉर्मेशन को परसीव कर पाता है, सेंस ऑर्गन्स कितना फास्ट वर्क करते हैं और मेमोराइज कितना कर पाता है। बहुत हद तक तो चीज़ें जो हैं वो माइंड में रह जाती हैं, लेकिन मेमोरी उतनी इफेक्टिव नहीं रहती जितनी इफेक्टिव अर्ली अडल्टहुड में होती है। रिलीजन, हेल्थ, कोपिंग एंड मीनिंग इन लाइफ देखें तो ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। रिलीजन बहुत मैटर करता है, हेल्थ को लेके काफ़ी कॉन्शियस हो जाता है, लाइफ में अपने डिफिकल्ट सिचुएशन को कोप करने की एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है और वो लाइफ को बहुत मीनिंगफुल समझता है, पॉजिटिव वे में लाइफ को लेके चलता है। छोटी छोटी बात ही है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से अब ओल्ड एज आना चाहिए। यस, जो लेट अडल्टहुड होता है जिसको हम ओल्ड एज भी कहते हैं, ये अबाउट 65 ईयर्स के आसपास मार्क्ड रहता है। वैसे इसमें कोई फिक्स टाइम तो नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ थ्योरीज आती हैं। एरिक एरिक्सन सजेस्ट करते हैं कि दिस इज द टाइम इट इज इंपॉर्टेंट टू फाइंड मीनिंग एंड सेटिस्फेक्शन इन लाइफ रादर देन टू बिकम बिटर एंड डिसइल्यूजनेटेड। यहाँ पर पर्सन को अपने लाइफ की सेटिस्फेक्शन की बहुत जरूरत होती है कि जो भी उसने जिया, जैसे भी जिया, बेहतर था, अच्छा था, बेस्ट था। और टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर despite the problem associated with longevity. Studies of people in their 70s have shown that growing old is not necessarily synonymous with substantial mental or physical deterioration. बात की थी फिजिकल वाले में हमने कि जरूरी नहीं है कि अगर ओल्ड एज की तरफ जा रहे हैं तो पूरी तरीके से हेल्थ को खो रहे हैं। ये उनके लिए मैटर करेगा कि जो अपनी एज का ज्यादा ध्यान रखते हैं। गेरेंटोलॉजी एंड इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड जो स्टडी करती है कि एजिंग का जो प्रोसेस होता है वो कैसे साइकोलॉजी, बायोलॉजी, सोशियोलॉजी और अदर फील्ड से एसोसिएटेड होता है। टर्म है, याद रखिएगा, जरूरत कुछ नहीं है इसकी। अब आपके पास एक क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में, थ्योरीज ऑफ सक्सेसफुल एजिंग, ये क्वेश्चन बन के आता है ना, ये टॉपिक है। तो आपको ये थ्योरीज लिखनी होंगी। कौन कौन सी हैं? पहली है डिसएंगेजमेंट थ्योरी। डिसएंगेजमेंट थ्योरी क्या कहती है? स्टेट्स दैट एज पीपल एज विद देयर विड्रॉल फ्रॉम सोसाइटी इज नॉर्मल। अब सोसाइटी से दूर होने लगना, धीरे धीरे अपने रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ जाना, अपनी फैमिली पे ज्यादा फोकस होना और उन चीजों पर ही ध्यान देना, ये एक नेचुरल सी बात है लोगों के साथ होना। ये सिंपल सी है। मतलब डिसएंगेजमेंट का मतलब हो गया बहुत सारी चीजों से डिसकनेक्टिविटी कर लेना। इट्स वेरी नॉर्मल। एक्टिविटी थ्योरी क्या कहती है कि एक्टिविटी इज नेसेसरी टू मेंटेन अ लाइफ ऑफ क्वालिटी। कुछ ना कुछ लाइफ में करते रहना बहुत जरूरी है। वन मस्ट यूज इट और लूज इट नो मैटर वट वंस एज, दैट पीपल रिमेन एक्टिव इन ऑल रेस्पेक्ट। इन सब एरियाज में उनका एक्टिव होना भी जरूरी है, ये एक्टिविटी थ्योरी कहती है। एजिज्म क्या कहता है? एजिज्म में भी डिफाइंड एज द प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन दैट अकर्स ऑन द बेसिस ऑफ एज। एज को रिटायरमेंट से जोड़ा जाता है, या जरा सा अगर हेल्थ इश्यूज होने लगते हैं तो लोग एज को डिफाइन करने लगते हैं। इस स्टीरियोटाइप से निकलना बहुत जरूरी है और एजिज्म का कॉन्सेप्ट ये कहता है। कॉग्निटिव चेंजेस की बात करें तो यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलता है हमें? कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज जनरल लॉस कॉग्निटिवली एज पीपल में क्लोजर टू द एंड ऑफ लाइफ। धीरे धीरे ओल्ड एज से लाइफ के एंड की तरफ जब लोग जाने लगते हैं तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट जनरली डेवलपमेंट ना होकर एक लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि बहुत सारी चीजें जो हैं वो यहाँ पे ऐसी दिखने लगती हैं जो बड़ी क्लियरली नजर आती हैं कि चीजों को मेमोराइज ना कर पाना, रिटेंशन पुअर होना, परसेप्शन फॉर्म ना हो पाना, जितने भी कॉग्निटिव एक्शंस हैं उनमें डिक्लाइन देखने को मिलता है। ओके और ये बड़ी एक कॉमन बात होती है। कॉग्निटिव फैक्टर्स रिलेटेड टू कॉग्निटिव चेंज, मेंटली एक्टिव पीपल आर लाइकली टू मेंटेन देयर कॉग्निटिव एबिलिटीज इनटू एडवांस्ड ओल्ड एज। रिटायरमेंट कैन ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन कॉग्निटिव एबिलिटीज। अच्छा, मेंटल सेट भी लोग खुद ही भी ऐसा बना लेते हैं कि अब हम ओल्ड एज की तरफ जा रहे हैं तो वो मेंटली भी खुद को वीक मानने लगते हैं, जिसकी वजह से भी उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज में फर्क आने लगता है। मेमोरी की बात करें तो ये काफी हद तक नजर आता है कि मेमोरी में स्टोरेज उतना नहीं स्मार्ट रहता है, चीजों को वो याद नहीं रख पाते और कई बार तो मेमोरी रिलेटेड इश्यूज भी बहुत सारे ऐसे हो जाते हैं, कुछ डिसऑर्डर्स ऐसे हो जाते हैं जिसमें लोग चीजें पूरी भूल जाते हैं पूरी तरीके से। पर ये काफी ज्यादा एज में जाने तक होता है या फिर पर्सन किसी प्रॉपर डिसेबिलिटी से सफर कर रहा हो तो भी ऐसा हो सकता है। अच्छा, डेलिब्रेट वर्सेस ऑटोमेटिक मेमोरी। implicit memory is memory without conscious awareness. This memory is more intact than deliberate memory trying to recall information. associative memory जो होती है, ये सब डिफरेंट टाइप की जो मेमोरीज हैं ये दिखाती हैं, ये सब कुछ डिके दिखाती हैं। सभी टाइप की मेमोरीज में हमें डिके देखने को मिलता है। आप कोई भी मेमोरीज में उठा के देख लीजिए, जो भी मेमोरी यहाँ पे आपको नजर आ रही है, ठीक है ना, ये सब टाइप की मेमोरी है। इन मेमोरी के टाइप को डिफाइन नहीं करना है आपको, आप इन जनरल लिख सकते हैं कि मेमोरी में डिके देखने को मिलता है। लैंग्वेज की प्रोसेसिंग की बात करें तो लैंग्वेज, द टू एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसिंग डिमिनिश इन ओल्डर एज, फाइंडिंग द राइट वर्ड्स एंड प्लानिंग व्हाट टू से एंड हाउ टू से इट। जो स्पीच होगी विल हैव मोर प्रोनाउंस, अनक्लियर रेफरेंसेस, दे विल स्पीक मोर स्लोली, पॉज मोर ऑफ्टन एंड हैव ट्रबल फाइंडिंग द राइट वर्ड्स। ऐसा नहीं है कि उन्हें बोलना नहीं आता है, उस रिगार्ड में लैंग्वेज की प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम आती है। लैंग्वेज की प्रॉब्लम आती है अपनी बात को बहुत स्लो चलने में, या फिर ये भी हो सकता है कि जो उस समय पर
जो उस जनरेशन में जो भी नई चीजें हैं उनसे वो फेमिलियर उतना नहीं होते, इस वजह से भी प्रोसेसिंग में इश्यूज देखने को मिलते हैं। अदरवाइज नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो वैसे ही रहते हैं जैसे होते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच में भी हमें काफी डिक्लाइन देखने को मिलता है। अगेन एक्सपीरियंस तो बहुत सारा होता है, पर टाइम फ्रेम के अंदर रैपिड डिसीजन नहीं ले पाते, क्विकली नहीं सोच पाते, या फिर क्योंकि चीजें मेमोराइज उतना अच्छे से नहीं रह पाती हैं तो प्रॉब्लम को एनालाइज करने में भी दिक्कत आती है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम ये सारी चीजें देखते हैं। विजडम तो बहुत है, प्रैक्टिकल नॉलेज भी बहुत होती है, इमोशनल मैच्योरिटी भी काफी होती है, पर लिसनिंग स्किल्स उतने अच्छे नहीं हो सकते हैं। तो बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, जहाँ पे धीरे धीरे हमें देखने को मिलता है। नॉलेज काफी ज्यादा होती है, पर उन नॉलेज का यूसेज तभी हो सकता है जब सारी चीजें मिलकर आए आगे, है ना। इफेक्टिव स्ट्रेटेजीज बना सकते हैं, लेकिन हैंडल करने में प्रॉब्लम आएगी। एडवाइस अच्छी देंगे, ऐसे लोग जो होते हैं इस टाइम पर, वो आपको व्यू ऑफ पीपल दैट कंसीडर्स मल्टीपल डिमांड्स ऑफ देयर लाइफ कॉन्टेक्स्ट। कई बार ऐसा भी होगा कि वो आपको उस तरह के सोल्यूशन बताएंगे जो प्रैक्टिकली आपके लिए पॉसिबल ना हो, या आइडियलिस्टिक बहुत ज्यादा हो सकते हैं। आइडियलिस्टिक अप्रोच भी होती है। इंटेलेक्चुअल चेंजेस जो होते हैं लेट एडल्टहुड में डू नॉट ऑलवेज रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ एबिलिटी, वाइल फ्लूइड इंटेलिजेंस डज डिक्लाइन इन लेटर ईयर्स। ये और ज्यादा डिक्लाइन होता है, आपने देखा था कि मिडिल में भी हो रहा था। क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस हैज बीन शोन टू राइज स्लाइटली ओवर द एंटायर लाइफ स्पैन। ये धीरे धीरे ही होता है, पर ये बढ़ता चला जाता है। ओके, रिटायरमेंट की जो एज है आपको पता है 65 होती है, कन्वेंशनल चॉइस होती है 60 to 65 होती है, अब तो बदलती भी जा रही है गवर्नमेंट के हिसाब से। और ये एक फेज होता है जो पर्सन को मेंटली फील कराता है दैट दे आर नॉट एबल टू हैंडल अ लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब बहुत सारी चीजों पे खुद को वीक समझने लग जाते हैं एट सर्टेन पॉइंट्स। विडोहुड एक ऐसा फेज होता है, बहुत सारे फीमेल को सफर करना पड़ सकता है एज बढ़ने के साथ साथ। दोनों की केस में हो सकता है, विडोहुड भी हो सकता है, मेल के कैंसर एंगल से भी देखे तो ये चीज हो सकती है। तो किसी एक पार्टनर का चले जाना या फिर डेथ हो जाना, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, मेंटल लेवल पे पर्सन स्ट्रगल कर सकता है। तो वही कॉग्निटिव एबिलिटीज को ये सारी चीजें भी इम्पैक्ट करती हैं। डेथ एंड डाइंग, फिर ये चीज एक्सेप्ट तो करनी होती है लाइफ के इस फेज तक आते आते। तो किस एक पार्टनर का चले जाना बहुत सारी इस तरीके की प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सकता है, जैसे डिनाई कर देना, या सोसाइटी से आइसोलेट हो जाना, फैमिली से आइसोलेट हो जाना, एंगर बहुत ज्यादा हो जाना। अगर कोई पर्सन समझ नहीं रहा है बात को तो उसमें भी प्रॉब्लम एक्सपीरियंस होती है। और कुछ लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं कि लाइफ जो है वो एक पॉइंट पर आकर एंड होगी, तो वो थोड़ा सही से रह पाते हैं। जो एक्सेप्ट कर लेते हैं वो उतना डीप डिप्रेशन में नहीं जाते हैं। ओके, कॉग्निटिव इंटरवेंशंस क्या है? लाइफ लॉन्ग लर्निंग है। टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स इंक्लूड एल्डर हॉस्टल विच एनकरेज ओल्डर एडल्ट्स टू लिव ऑन कॉलेज कैंपसेस एंड टेक कोर्सेज फ्रॉम एक्सपर्ट्स। वर्ल्ड में ट्रैवलिंग करना, वो सारी चीजें, अपनी इच्छाएं पूरी करना जो पूरी लाइफ में नहीं कर पाए थे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जब एंड तक आते आते लोग करते हैं तो एक अच्छी लाइफ जी पाते हैं। तो इस यूनिट में यही सब है। आप इसको सम अप कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं क्विकली, और जो लिंक मैंने शेयर किया है वो जरूर देखिएगा, वो एक पार्ट है जो आपके काम आएगा। बाकी ये यूनिट तो यहीं पर खत्म होती है। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थर्ड यूनिट में काफी इंपॉर्टेंट है। थर्ड यूनिट मैंने शुरू में बता दिया था, तो उसके सभी पार्ट्स को बहुत अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।